हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसा विषय की शुरुआत कराने जा रहा हूं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आपका वो सुपर टैट हो या यूपी टैट हो, सी टैट हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने चाह रहे हैं, चाहे यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और सभी में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, और मैथमेटिक्स की हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से। ऐसे बच्चे या ऐसे भाई बहन जिन्होंने मैथमेटिक्स 10th लेवल तक अगर पढ़ी है या 8th लेवल तक पढ़ी है, मैं कोशिश ये करूंगा कि उनको भी समझाने की पूरी कोशिश मैं करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखो, मैथ्स में सबसे पहला जो चैप्टर है बेसिक, आपको अगर पढ़ना है तो शुरुआत करेंगे हम नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम ये समझ ले कि संख्या क्या होती है। देखिए, अंकगणितीय मान को निरूपित करने के लिए हम शब्द, प्रतीक, आकृति, जिन शब्द, प्रतीक, आकृति का प्रयोग करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं, और इन संख्याओं का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के मापन में करते हैं। तो संख्या की परिभाषा क्या हो गई भाई, जो कोई भी अंकगणितीय मान हो उनको निरूपित करने के लिए आप अगर कोई शब्द प्रयोग कर रहे हो या कोई अंक प्रयोग कर रहे हो या कोई आपका प्रतीक प्रयोग कर रहे हो, आकृति प्रयोग कर रहे हो, तो वो संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 2 लिखना है, तो आपने क्या किया, ये आकृति बना दी। ये एक आकृति तो है, एक प्रतीक ही तो है, तो इस प्रतीक को हमने क्या कह दिया, संख्या कह दिया। तो फिलहाल संख्या की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे संख्या की डेफिनेशन समझ ली। संख्या की डेफिनेशन क्या होती है हमें ये पता पड़ गया। ठीक है, अब देखो, संख्याएं जो होती है ना, बेसिकली वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहली जो संख्या है वो है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी संख्या जो होती है आपकी हमारी सम्मिश्र संख्या, और तीसरी संख्या जो होती है वो काल्पनिक संख्या। संख्याएं जो बेसिकली वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। इसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको हम कहते हैं आपका काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी। ठीक है, ये 3 प्रकार की संख्याएं आपके पाई जाती हैं। फिलहाल हमें इन 2 संख्याओं से कोई मतलब नहीं होगा। हमें अपने सिलेबस में इन 2 संख्याओं से कोई मतलब नहीं रखना है। हमें मतलब रखना है हमारे वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से मतलब रखना है। ठीक है, चलिए इन संख्याओं के एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, जहां पे हमने ले लिया 1, 2, 3.5, 4, 6, 7/5, पाई, 6/7, √2, √3, √4, एक्सेट्रा। ये सारी हमारी क्या होंगी? ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हम जो भी डीलिंग करेंगे, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम मापन करते हैं, वो सारे काम किस में करते हैं? वास्तविक संख्याओं में करते हैं। सम्मिश्र संख्या ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 11th-12th का पार्ट होता है, फिर भी बता देता हूँ। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? इसमें आपकी 2 संख्याओं का मिश्रण होता है। इसमें आपकी काल्पनिक संख्या भी होगी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 + 3i। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? एक सम्मिश्र संख्या हो गई। ठीक है, अब ये काल्पनिक संख्या क्या होती है? जैसे √ में -1, ये हमारी क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। तो हमारी ये जो √ में -1 जो होता है, इसको हम कहते हैं i = होता है √ में -1। तो फिलहाल आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये i क्या है, ये क्या चीज है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किससे? रियल नंबर की बात करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें तो ये संख्याएं जो होती हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहली होती है हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। पहली संख्या क्या है? परिमेय, दूसरी क्या है? अपरिमेय। इन दोनों के बारे में समझना है, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की पहचान के लिए आप ध्यान रखो सबसे पहली बात कि ये जो होगी आपकी p/q की फॉर्म में होगी, मतलब ये अंश बटे हर के रूप में पाई जाती है। पहली बात किस में पाई जाएगी? अंश बटे हर के रूप में पाई जाएगी। दूसरी चीज क्या है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें हर का जो मान है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। हर का यानी q का मान जो है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। एक चीज और भी है, परिमेय संख्या क्या होगा, इसमें p और q का जो HCF आएगा यानी मासा आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और भी है, जो p और q जो होने चाहिए ना, p और q हमारे ये होने चाहिए पूर्णांक। p व q क्या है? ये पूर्णांक होने चाहिए। ये एक पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब है पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ये सब क्या हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, लेकिन 2/3 हमारा एक पूर्णांक नहीं है। 0.6 हमारा पूर्णांक नहीं है। तो कहने का मतलब यह पूर्णांक का मतलब है कि जो पूरा अंक हो, पूरा अंक आपका 0 है, 1, 2, 3, -2, -3, -4, ये सब हमारे क्या है? एक पूर्णांक हो गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या बताई, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में होंगी। दूसरी बात, हर 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q यहाँ पर क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है इसके? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4/3, 4/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 4/3 यहाँ पर क्या है आप बताओ? 4/3 जो यहाँ पर है ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें अंश है और हर भी अंश बटे हर के रूप में है, और देखो अंश एक पूर्णांक है 4 और हर भी क्या है? एक पूर्णांक 3 है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 5/6, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैंने कहा 2 बताओ, 2 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? तो 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके नीचे हर में 1 लिखा हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 लिखा होता है। तो यहाँ पे अंश भी है और यहाँ पर हर भी है। तो कहने का मतलब 2 क्या हो गई? हमारी पूर्ण मतलब परिमेय संख्या हो गई। 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 4, 5, 6, 7 ऐसे कितनी भी संख्या ले जाओ, 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। मैं आपसे पूछूं कि 0 एक परिमेय संख्या है? 0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे सर है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा हुआ है। 0 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो यहां पर हर बताओ, हर 0 है? हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या बताया? परिमेय संख्या वो होगी जो अंश बटे हर के रूप में होगी और हर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हर 0 नहीं है, हर यहाँ पर 1 है, इसीलिए 0 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि बताओ 22/7 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो सर 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। लेकिन पाई क्या एक परिमेय संख्या है? तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, और 22 आप 22/7 को परिमेय कह रहे हो और पाई को अपरिमेय कह रहे हो। लेकिन बच्चा मैं आपको एक बात बता दूं, पाई का मान जो है वास्तविक मान 22/7 नहीं होता, वो तो हमने एज्यूम कर लिया है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पाई एक पाई संख्या है, ऑप्शन दे दिया आपको परिमेय, अपरिमेय
या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना, पाई को हमेशा आप अपरिमेय संख्या लगाओगे। मैं बताऊंगा, जब मैं अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा पाई को हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। लेकिन 22/7 आया तो 22/7 परिमेय होगी, 22/7 परिमेय होगी। लेकिन अगर पाई आ गया केवल तो पाई अपरिमेय होगी। क्यों होगी? अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे बताओ कि 4/3 एक अपरिमेय सॉरी परिमेय संख्या होगी, 5/6 परिमेय है, 2 3 4 5 6 7 ये क्या हमारी सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, हर जीरो ना हो, वो सारी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, परिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या हमने बात कर ली, अब अपरिमेय संख्या पे आ जाओ। देखो, अपरिमेय संख्या ध्यान रखना जो p/q के रूप में ना हो। p/q के रूप में ना हो, वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसमें जो संख्या होगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसमें जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की क्या पहचान है कि ये p/q के रूप में ना हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में ना होंगी, और इनका जो भी डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद की जो संख्या होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी। इसका मतलब मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल लें, इसके अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो √2, √3, √5 जो वर्गमूल में संख्याएं जितनी भी आ रही हैं और जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकाला जा सके, जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगे। आप मुझे बताओ कि √2 लिखा हुआ है, 2 का वर्गमूल निकाल सकते हो? तो नहीं निकाल सकते। तो वर्गमूल में संख्या आ गई तो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। √3 लिखा है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। 5 का वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि √4 बताओ, ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो सर ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे सर आपने बताया था कि जिन संख्याओं पर रूट लगा होता है वो हमारी अपरिमेय होती है। नहीं, क्योंकि यहां पर आप देखो 4 एक ऐसी संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2 होता है। वर्गमूल इसके ऊपर से हट गया, अब 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसमें अंश भी है, इसमें हर भी है, तो ये क्या हो गई? √4 क्या हो गई? आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। मैंने यहाँ लिखा √6 बताओ परिमेय है अपरिमेय? तो यहाँ पे 6 देखिए, 6 का वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। वर्गमूल नहीं निकाल सकते और रूट भी लगा हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। मैंने कहा √9 बताओ अपरिमेय है परिमेय? तो आप मुझे बताओ, तो 9 का वर्गमूल निकलेगा? निकल जाएगा। कितना आएगा वर्गमूल? वर्गमूल इसका 3 आएगा। 3 वर्गमूल आ गया तो कहने का मतलब रूट हट गया, उसके ऊपर से रूट हट गया, तो ये बन गई परिमेय संख्या। तो ये चीज ध्यान रखनी है, प्रत्येक संख्या जो वर्गमूल के अंदर है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपरिमेय हो। अगर वर्गमूल उसका निकल रहा है तो वो परिमेय भी हो सकती है। ठीक है, ये एक पहचान तो इसकी ये हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो, यहां पर मैंने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, चलती जाए चलती जाए। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट भी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैंने यहां लिखा भाई 10/3 लिख दिया, 10/3। आपसे पूछूं कि सर बताओ कि ये संख्या जो है परिमेय है या अपरिमेय? तो आप कहोगे कि ये अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप इसको जरा भाग दोगे 10 को अगर भाग दोगे तो 3 3 9, 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इस तरीके से आगे चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप जितना भाग दोगे आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन यहां पे क्या है? रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि जितना भाग दोगे आगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा आगे अनंत तक।
ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होने वाली, जो कभी समाप्त ना हो। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है रिपीटिशन, तो यहाँ होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब देखो रिकरिंग का मतलब क्या है। रिकरिंग का मतलब है कि ये बार बार अगर वही संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं उसको? रिकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बार बार तीन 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 आता चला जाएगा, जब तक आप करते रहोगे, भाग करते रहोगे, तीन तीन आता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त नहीं हो रहा है। एंड रिकरिंग का मतलब यह है, रिकरिंग का मतलब है कि संख्या अगर बार बार वही रिपीट हो रही है तो वो रिकरिंग होगी, तो उसको हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग अगर है कोई तो वो हमारी होती है परिमेय संख्या। उसको हम क्या कह देते हैं? परिमेय संख्या। मैंने अभी बताया नहीं था, यहाँ बता दे रहा हूँ, जब ये चीज आ गई तो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है तो वो हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 4.33333, इस तरीके से संख्या आगे चली जा रही है। मैंने इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा, मैंने ये संख्या आपसे पूछ ली, आप बताओ कि ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो आप इसको क्या कैसे पहचानोगे? आप यहाँ देखो, यहाँ पर तीन तीन बार बार रिपीट हो रहा है। जब बार बार तीन रिपीट हो रहा है तो आप ध्यान रखना वो संख्या होगी परिमेय संख्या। अगर नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो परिमेय संख्या होगी। मैंने यहाँ लिखा 10.66666, ऐसे ही आगे चलता हुआ चला जा रहा है। ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप सीधे बता दोगे कि सर 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको हम परिमेय कहेंगे। परिमेय की दो परिभाषाएं हो गई, या तो वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, या वो भैया बार बार नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको कह देंगे परिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? अगर नंबर कोई भी बार बार रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। अब देखो, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि अगर तीन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख देते हैं 4.3 पर बार। ठीक है, क्योंकि तीन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए तीन को ऊपर बार लगा दिया। इसको लिखेंगे तो 10.6 पे बार, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 पे बार लगा दिया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बताओ 10.7 पे बार है, ये संख्या बताओ ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो आप 7 पे बार देख रहे हो, 7 पे बार देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर आप लिखोगे तो 10.777 इस तरीके से लिखते हुए चले जाओगे। तो ये संख्या जो होगी ये आपकी होगी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। जिन संख्याओं में कोई संख्या अगर रिपीट हो रही है तो आंख बंद करके परिमेय संख्या लगा देना। मैंने यहाँ पे लिखा 10.46464646, तो आप ऐसे चलता जा रहा है। तो बताओ ये परिमेय है अपरिमेय है? तो आप कहोगे सर ये भी संख्या कैसी है? अपरिमेय है, सॉरी परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 4 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं 10.46 पर बार। तो जिस पर बार आ गया वो संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी समाप्त नहीं हो रही। दूसरी चीज क्या है? रिकरिंग, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या के बारे में बात हम यहाँ पे करनी जरूरी थी क्योंकि मैं आपको ये चीज समझा रहा था इसीलिए। ठीक है, अब भाई आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 10/5, तो 5 से हमने सीधे इसको भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अब यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा समाप्त हो गया भाई, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब इसके आगे थोड़ी ना ये बढ़ेगा, इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। फिलहाल इसको आपको नहीं समझना है, आपको बस इतना समझना है अगर कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में है तो परिमेय संख्या होगी। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो बस ये दो चीज ध्यान रखना है परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक, या फिर आपकी 2 3 4 5 ही संख्या ये भी क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या। अब आ जाओ अपरिमेय संख्या में हमने कहा था कि जो संख्या रूट में आएगी और ऐसी संख्या रूट में हो जिसका वर्गमूल ना निकले तो वो हमारी क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आप बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान के चलिए कि जो पाई का मान होता है ना, अगर मैंने यहाँ संख्या लिख दी, संख्या मैंने यहाँ लिखी 1.234 1 2 5 6 7 9 1 4, इस तरीके से संख्या बढ़ती हुई आगे चली जा रही है। ठीक है,
इसको शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इधर ये हम ले रहे हैं अपर में संख्या एग्जाम्पल। मैंने संख्या लिखी यहाँ पे 2.3, 4, 5, 0, 1, 2, 5, 4, 1, 5, 6, 7 इस तरीके से कोई संख्या चलती हुई चली जा रही है। तो आप मुझे बताओ क्या ये संख्या समाप्त हो रही है, कहीं समाप्त हो रही है जाकर के? तो आप कहोगे सर ये संख्या समाप्त नहीं हो रही है, इसीलिए हमने इसको कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त नहीं होने वाली। नॉन रिकरिंग, क्या यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है, तो कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसीलिए इसको हम कह देंगे अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पे ये होता 2.343434 ऐसे चलता रहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 4 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी हो जाती परिमेय संख्या। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ना तो ये समाप्त हो रहा है और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई? अब देखो भाई, ये जो दो चीज मैंने आपको समझाई है, या तो नंबर रूट में हो जिसका वर्गमूल ना निकले, या नंबर ऐसा हो जो आपका नॉन रिकरिंग हो, जिसमें कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो, और नॉन टर्मिनेटिंग हो जो समाप्त भी नहीं हो रहा हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब देखो 3 4 5 0 1 2 5 4 1 5 6 7 ऐसे आगे और भी नंबर आएंगे, चलता चला जाएगा। नॉन रिकरिंग का मतलब यह है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। भाई कहोगे सर कि पाई कैसे अपरिमेय संख्या है, पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं? तो बच्चा देखो, पाई का मान हम जो 22/7 मान लेते हैं ना, वो वास्तव में 22/7 मान नहीं होता है पाई का। मैंने आपको बताया भी है, अगर सवाल में ये पूछे कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आप इसको कह दोगे परिमेय संख्या, आंख बंद करके, क्योंकि इसमें अंश भी है हर भी है। लेकिन सवाल में आपसे पूछ ले कि पाई संख्या बताओ कैसी, तो पाई जो होती है वो अपरिमेय होती है। अब आपसे आप कहोगे सर क्यों? मैं बता रहा हूँ। देखो, पाई का जो वास्तविक मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान होता है वो ये होता है 3.1415926535 फिर इस तरीके से 753 लगभग इस तरीके से आगे बनता हुआ चला जाता है। तो आप मुझे बताओ कि भाई इसमें कोई भी, क्या ये सीरीज समाप्त हो रही है? तो आप कहोगे सर समाप्त नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, समाप्त नहीं हो रही है, ऐसे आगे चलता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप बताइए यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ये सीरीज आगे समाप्त हो रही है, आगे चलती चली जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया ये हमारी हो गई एक अपरिमेय संख्या। अब समझ में आया कि अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि पाई का मान ये होता है जो आपका ना तो टर्मिनेट होता है ना ही आपका रिपीट होता है, तो इसीलिए हम इसको कह दिया हमने अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भाई ये तो आप फेवरेट क्वेश्चंस बन गया है यूपी टेट वालों का या यूपी गवर्नमेंट का, कि कहीं ना कहीं संख्याओं में से घुमा फिरा करके पूछ ही लेता है कि पाई एक संख्या है, तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछ ले 22/7 की जो संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना। आगे हम धीरे धीरे और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, यानी अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जा सके। ठीक है, और इसमें देखो पी और क्यू क्या होते हैं? यहाँ पे एक इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ध्यान रखना। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब है जो ना तो टर्मिनेट हो, मतलब कभी समाप्त ना हो, और ना ही इसमें कोई भी संख्या रिपीट हो, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने ये बात की थी कि आपकी जो संख्याएं होती हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं: वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हमने कहा कि सम्मिश्र संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी क्या है? वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं: परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन सभी के बारे में मैंने अभी बताया आपको। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्या और क्या कौन कौन सी होती है। परिमेय संख्या, जिनको हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर भी कहते हैं, रैशनल नंबर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपकी 2 प्रकार की हो जाती हैं: पूर्णांक और दशमलव। ठीक है, पूर्णांक आपके जैसे मान लो जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, इसमें 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। एक तो होते हैं निगेटिव पूर्णांक और एक होते हैं पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक आपका हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5,
निगेटिव हो जाएंगे -1, -2, -3, -4। तो जितने भी नंबर हैं आपके इंक्लूडिंग जीरो, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो जितने भी नंबर हैं आपके नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी नंबर हैं वो सब आपके क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो पूर्णांक समझ में आ गया। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो पूरा पूरा अंक हो, जो आपका दशमलव में ना हो। ठीक है, वो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक आपके दो तरीके के हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आगे चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, दशमलव में आ जाओ। दशमलव में दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब जो समाप्त हो जाए। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा मैंने 2.5, तो 5 के बाद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये दशमलव है, यहाँ पे तो दशमलव संख्या है, लेकिन टर्मिनेटिंग है, यानी दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे ही है, 1.333 इस तरीके से आता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ, ये समाप्त हो रहा है, समाप्त अभी आगे ये 3 आगे से ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब यहाँ पे पॉइंट के आगे संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पॉइंट के आगे 5 है तो समाप्त हो गया। तो इसलिए दशमलव भी संख्या दो प्रकार की होंगी, एक तो होंगी टर्मिनेटिंग, एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6.45, अब 5 इसके आगे कुछ नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने लिखा 2.45, 4, 5, ऐसे आगे चलता हुआ चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने यहाँ लिखा 10.46 के ऊपर बार, जिसमें बार लग जाए तो वो भी क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 46 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके दो प्रकार के हो गए। तो ये था आपका बेसिक संख्याओं का। अब हम बात करेंगे कि संख्याएं जैसे आपकी सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम छोटी छोटी बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे जो पूर्णांक होते हैं, जो आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांकों को भी हमने, जो आपके धनात्मक पूर्णांक है, एक्चुअल में धनात्मक पूर्णांक हैं, उनको हमने बांट रखा है किसमें, ये आपके बटेंगे सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर में हम पूर्णांकों को हम बांटेंगे। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात होगी वो हम करेंगे सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या क्या होती है, तो भाई आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 4, 2, 5, 6, ये एक संख्या है। इसमें ये जो अंक होता है, ये पहला होता है इकाई का अंक, दूसरा दहाई का अंक, सैकड़ा, और यहाँ पे हजार। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 6, यहाँ पे इकाई का अंक है। इकाई का अंक कितना है, 6। अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी मिल जाए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी मिल जाए, तो वो हमारी कहलाएगी सम संख्या। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 4, 5, 6, 0, तो यहाँ पे इकाई का अंक देखो क्या है, 0 है। इकाई का अंक 0 आ गया, तो ये क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। मैंने लिखा 5, 6, 7, 4, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 4, तो मैंने कहा है अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगी, एक सम संख्या होगी। मैंने यहाँ लिख दिया 50, इकाई का अंक 0 है, सम संख्या है। मैंने यहाँ लिखा 44, इकाई का अंक 4 है, सम संख्या है। मैंने यहाँ लिखा 52, इकाई का अंक 2 है, सम संख्या। मैंने यहाँ लिखा 6, 7, 5, 4, 5, 4, 7, 9, 2, इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गई, हमारी एक सम संख्या हो गई। तो इस तरीके से आपको पहचानना, इकाई का अंक देख करके आप पहचान सकते हो वो सम संख्या या विषम संख्या है। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, जो विभाज्यता के नियम है, तो मैं बताऊंगा कि सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। किससे, 2 से हमेशा विभाजित होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम संख्या की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। सम संख्या अगर पहचाननी है तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या क्या होती है,
विषम संख्या क्या है? जैसे अगर इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से अगर कोई भी हो, इकाई का अंक या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 571, तो 571 में इकाई का अंक 1 है, तो ये हमारी कैसी हो गई? विषम संख्या हो गई। मैंने यहाँ लिखा 6, 7, 4, 9, 7, 3, इकाई का अंक यहाँ क्या मिला? 3 मिला, तो इकाई का अंक अगर 3 है तो ये हमारी विषम संख्या हो गई। मैंने लिखा 5, 6, 7, 9, 4, 9, इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 9 है, तो ये हमारी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 5, 4, 0, 6, 0, 7, 4, बताओ सम संख्या है विषम संख्या? तो यहाँ पे इकाई का अंक आ रहा है 4, इसीलिए क्या हो गई? हमारी सम संख्या हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गई आपकी सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। देखो, जो अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल स्वयं से कटे और किसी से भी ना कटे। जैसे मैंने कहा, मैंने यहां लिख दिया भाई 4। अब आप बताओ 4 एक अभाज्य संख्या होगी? देखो 4 से तो कटेगी ही, साथ ही साथ 4 2 से भी कट जाएगी। अगर 4 को भाग दोगे 2 से तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे या फिर 1 से कटे। भाई 1 से तो सभी कट जाती है, तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे। जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। एक चीज और ले लेते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया भाई 3। अब 3 बताओ, 3 से तो कट जाएगी, खुद से कट रही है। 3 के अलावा किसी और से भी कट रही है? तो आंसर होगा सर नहीं कट रही है। अगर संख्या ऐसी मिल जाए जो खुद से ही कटे, किसी और से ना कटे, तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। मैंने यहाँ लिख दिया 5। 5 बताओ अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आप कहोगे सर 5 सिर्फ 5 से कट रही है, किसी और से नहीं कट रही है, तो 5 क्या होगा? एक हमारी अभाज्य संख्या हो गई। मैंने यहाँ लिखा सर 9। अब आप 9 बताओ अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आप कहोगे सर 9 से तो कटता भी है, साथ ही साथ 3 से भी कट जाता है, तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने यहाँ लिख दिया 7 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आप कहोगे सर 7 सिर्फ और सिर्फ किससे कटता है? 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से कटता है, किसी और से नहीं कटता, तो 7 क्या हो गई? हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई। अब आप बात की जाए कि सर 2 बताओ, 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो 2 भी देखो 2 से ही कटता है, किसी और से नहीं कटता, इसलिए 2 भी क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्या होती है जो केवल खुद से कटे। बात यह आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछ ले, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी आपकी 2 ही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार घुमा फिरा करके पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। मैंने क्या बताया था? देखो अगर हम अभाज्य संख्याओं को लिखें तो सबसे पहले क्या आएगी? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 होगी? नहीं होगी, 9 3 से कट जाती है। फिर 11, फिर 13, फिर आपकी 14 होगी? 14 नहीं हो सकती क्योंकि 2 से कट जाती है ये। 15 भी नहीं होगी, 3 से कट जाती। 16 भी नहीं होगी, 4 से कट जाती। 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी 23 के बाद आपकी सीधे 27 भी नहीं होगी, 29 हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब ये जो आपकी हैं क्या क्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्या हो गई सीरीज से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो 2 सम भी होता है और सबसे छोटा भी है, तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 क्या होता है, विषम होता है, तो ये आपका 3 यहाँ पे आंसर होगा। कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले कि पांचवें नंबर की अभाज्य संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 क्या होगी, 11 होगी। ठीक है, या आपसे पूछ ले कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो, इनको जोड़ दो। देखो होता क्या है ना, हम अभाज्य संख्या 1 को भी मान लेते हैं, तो 1 को 1 से नहीं गिनना है, हमें 1 को नहीं लेना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है। तो अब कर लो, 11 7 कितने हो गए, 18 18 5 23 23 3 26 और 2 कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 28 हो गया। कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य क्या होगा, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो 28 बटे 5 आ जाएगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल जब समांतर माध्य पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ये क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट या सुपर टेट में के लिए इंपॉर्टेंट है या अदर एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे हम लेवल को हाई लेकर के जाएंगे, पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि ये इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चीज को हम, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बहुत आराम से समझेंगे, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। करना क्या है आपको, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।